हमारा टॉपिक है डियर, सेकंड लेसन है कॉलोनियल इन। सर हम लोग फर्स्ट क्यों नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट सेकंड पे कैसे चलेगा? चलेगा बेटा, डोंट वरी, वी विल डू दैट ऑल्सो। फर्स्ट लेसन को भी करेंगे, वो बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन है, बट यहाँ से हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट है। तो उसमें ज्यादा कुछ करने का है नहीं, 5 से 7 मिनट की क्लास होती है, वो कंप्लीट होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डी आपको ये देखना होगा कि ये कॉलोनियल होता है। ओके, तो अगर हम इफ वी विल डिफाइन कॉलोनियल, तो वी कैन से इट्स अ पॉलिटिकल control over a country by another more powerful country. Is called colonial. देखो इसमें होता क्या है कि जब किसी एक कंट्री को कंट्रोल कर लिया जाता है दूसरी कंट्री के द्वारा, सपोज टू बी, जैसे कि वी वर अंडर ब्रिटिशर, तो ब्रिटिशर के लिए बेटा जो इंडिया था वो एक कॉलोनियल था, वो कॉलोनी का काम करता था, मतलब जैसा वो चाहते थे वैसा इंडिया एक्ट करता था। ओके, तो ये था कॉलोनियल। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कॉलोनियल का मतलब है कहीं ना कहीं किसी की स्लेवरी करना, क्योंकि नेक्स्ट जो कंट्री है वो पावरफुल है, और हमारे से पावरफुल हो तो डेफिनेटली वो जैसा चाहेगा वैसा हमें एक्ट करना होगा, एक्ट अकॉर्डिंग टू द पावरफुल कंट्री। यानी कि अगर हम ये कहें कि हम लोग स्लेव हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, तो गलत नहीं है। ओके, तो इस चीज को समझना होगा कि जो भी कंट्री कॉलोनियल हो जाती है, कॉलोनियल जो भी कंट्री होती है, उस पे जिसका भी कंट्रोल होता है, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं मोर पावरफुल कंट्री वाले। मोर पावरफुल यानी कि जो सुपरमेसी है, जो पावरफुल है, वो कंट्री अपने कॉलोनियल का क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन, उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उसका शोषण करते हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो मतलब इसका क्या है कि सीधा सीधा हम क्या इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं, इस लेसन में हम स्टडी करेंगे डियर कि इंडिया में किस किस का अटैक रहा, किस किस ने रूल किया, किसके हम अंडर में रहे। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली हम लोग 4 कंट्रीज के अंडर में रहे, और वो 4 कंट्री कौन सी थी, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। वो 4 कंट्री में वो 4 कौन कौन सी थी, तो सबसे फर्स्ट पे आपको पता है ब्रिटिश, ठीक है, ये लंबा टर्म है ब्रिटिशर, तो हम लोग ब्रिटिश के अंडर में रहे। सेकंड जो था वो कौन थे, वो थे बेटा फ्रेंच, पावरफुल था ये भी, ब्रिटिशर फ्रेंच। और थर्ड कौन थे डियर, तो थर्ड थे हमारे तो खैर क्या है, डच, जिन्होंने हम पे रूल किया है। और फोर्थ कौन थे, फोर्थ थे डियर पोर्तुगीज। सर एक बार थर्ड फिर से बोलिएगा। डच, DUTCH, डच। इसको कैसे लिखते हैं, DUTCH, नहीं हिंदी में डच शायद ऐसे लिखते हैं, है ना। ये पुर्तगालीज को हम क्या बोलते हैं, पुर्तगाली, है ना। पुर्तगाली जो लोग थे ना, आपने सुना होगा, पुर्तगाली जो लोग थे उन्होंने। ओके, तो देखो बेटा हुआ क्या कि अब आपके जो ये पुर्तगाली लोग थे, जो पुर्तगीज थे, इन्होंने क्या किया था, ये किस रास्ते से आए थे, तो बेटा ये समुद्री रास्ते से आए थे। अगर ये सी रूट से आए थे, इसका मतलब कि इनको पता था सी रूट, मतलब कि दे वर कैपेबल, दे हैव, बोट कहो या मरीन कहो या जो भी कहो, सी बोट कहो, तो इनके पास था। तो मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए
कि हु वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस, या किसने पहली बार यूज किया था सी रूट को इंडिया के लिए, तो वो कौन थे? पुर्तगाली लोग, पुर्तगीज थे। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा ये क्या थे, उसके बाद डच। अब डच ये कौन थे भाई, और ये कब आए थे? तो बेटा डच आए थे 1595 में। ये लोग 1595 में आए थे। अब देखो इन्होंने जब आए थे तो देखो बेसिकली ये लोग इंडिया में क्या कह के आए थे, ये लोग इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए। और आपको पता है कि उस समय जो भी यहाँ के राजा महाराजा थे ना, जो भी किंग थे, जो भी यहाँ के चीफ कमांडर थे, वो सब आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे की लेग पुलिंग में बिजी थे, एक दूसरे पे सुपरमेसी दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, है ना। तो दीज फोर कंट्री और दीज फोर पर्सन केम टू इंडिया फॉर ट्रेड ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल दे केम इन इंडिया फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसमें तो कुछ जैसे ब्रिटिशर की बात करें तो ये 2-3 ट्राई करते हैं इंडिया में आने के लिए, तो फर्स्ट टाइम तो इनको भगा दिया जाता है, लेकिन सेकंड टाइम उनको परमिशन मिल जाती है। वो भी हम डिस्कस करेंगे किसने परमिशन दिया, क्यों दिया, है ना। ओके, तो भी डच आए थे 1595 से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में डच आए थे, वो कब आए थे? तो 1595 में आए थे, और इन्होंने अपनी एक कंपनी स्थापित की थी, डच कंपनी स्थापित की थी। और वो उन्होंने कहाँ कहाँ किया था, तो आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो आप लिखोगे मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना सेंटर, ट्रेड सेंटर स्थापित किया। उसके बाद इन्होंने किया पुलिकट, पुलिकट। और तीसरी जगह, एक जगह और इन्होंने अपना स्थापित किया था, वो क्या था? सूरत। मतलब कि इन्होंने 4 जगह अपनी कंपनी स्थापित की थी। किसने? सॉरी, 3 जगह डच ने। तो डच ने कहां कहां अपनी कंपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो बेटा आप कह सकते हो सूरत, मसूलीपट्टनम और पुलिकट। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं, तो यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, हाँ, तो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। नाउ अब देखो बेटा, डच हो गया हमारे, है ना। डच के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया कि कब आए थे। उसके बाद हमने पोर्तुगीज के बारे में भी देख लिया कि ये कब आए थे, किस रास्ते से आए थे। अब बात करते हैं फ्रेंच की और ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड की। फ्रेंच एंड ब्रिटिश। तो डियर, हाँ, फ्रेंच। अब फ्रेंच की देखो डियर, तो इन्होंने फ्रेंच जब आए थे तो इन फ्रेंच ने सबसे, देखो, सेकंड मोस्ट पावरफुल थी। ज्यादातर कंपटीशन किनका होता था आपस में, राइवलरी कौन थे? तो फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में हमेशा इनके बीच में कंपटीशन था। कंपटीशन किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए। हमेशा एक दूसरे के साथ इनका कंट्रोवर्सी रहता था। तो इन्होंने, फ्रेंच ने अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की इंडिया में, जिसका नाम था FEI। FEI का मतलब क्या होता है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। अब देखो क्या हुआ कि डच और पुर्तगालीज ज्यादा काफी समय तक सरवाइव नहीं कर पाए थे, तो ये लोग, इनका तो चैप्टर यहीं पे हो गया खत्म। अब बचते कौन है? फ्रेंच। तो फ्रेंच ने अपनी कंपनी स्थापित की। उसके बाद ब्रिटिश, जो कि आपको पता है कि ब्रिटिश ने अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में एस्टेब्लिश की थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इन इंडिया इन 1600 में इन्होंने आए थे। और इन्होंने अपना जो ट्रेडिंग सेंटर जो बनाया था बेटा, वो ट्रेडिंग सेंटर कहाँ कहाँ बनाया था? तो बनाया था बॉम्बे। उस समय बॉम्बे था, तो बॉम्बे ही लिखोगे, मुंबई नहीं लिखना है, बॉम्बे लिखोगे। बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा। कैलकाटा। तो सबसे पहले ब्रिटिशर ने ये 3 जगह अपनी कंपनी स्थापित की। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि इसने फ्रेंच ईस्ट
इंडिया कंपनी स्थापित की। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर ली। अब इनके बीच में राइवलरी बहुत ज्यादा हो गई बेटा। राइवलरी क्या होता है कि मिस गुथम गुथा, ये कह सकते हो कि मार काट कह सकते हो या युद्ध कह सकते हो। तो बेटा इनके बीच में एक क्या हुआ कि संघर्ष चला, ठीक है। ईस्ट फ्रेंच के बीच में और इंग्लैंड के बीच में एक स्ट्रगल हुआ, और वो स्ट्रगल हुआ फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और वो कब से कब हुआ था, तो वो 1744 से लेके 1763, मतलब कि लगभग लगभग 20 इयर्स का इनका एक स्ट्रगल चला था, जिसमें ये एक दूसरे की पॉलिसीज पे, एक दूसरे पे अटैक करते रहे, है ना, उनकी एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए। तो इनके बीच में ये स्ट्रगल चला, और इस स्ट्रगल को किस नाम से जाना गया बेटा, तो इस स्ट्रगल को जाना गया एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। किस नाम से, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। और इसका दूसरा भी नाम रखा गया, इसका दूसरा भी नाम क्या था? यस बेटा। सर क्वेश्चन आंसर में 33 इयर्स है, 1766 टू 1799। चलो पहले कोई बात नहीं, पहले जो मैं ऐसा ही करके लिख। हाँ चलो उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इस चीज को ध्यान रखो, लगभग 20 इयर्स चला था। ओके, अब यहाँ पे देखो फ्रेंच राइवलरी है। ओके, नेक्स्ट जो है इसका क्या नाम रखा है, कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स। अब बेटा ये वॉर्स इसको क्यों कहा गया, क्योंकि बेटा ये ना एक स्ट्रगल्स, यानी कि ये सीरीज थी। सीरीज किस टाइप की, कि इनके बीच में स्ट्रगल के होकर छुटपुट मुठभेड़ होती रही कहीं कहीं। तो ये एक सीरीज थी, इस सीरीज को ही हम क्या बोला गया, कार्नेटिक वॉर्स, WARSE। तो यहां तक क्लियर है बेटा? यस Yes. सर। ओके, अब देखो इसको क्लियर कर देता हूं मैं। ओके गुड। अब देखो बेटा, अब हमें आगे क्या देखना है। अब देखो हुआ क्या कि जब इनके बीच में स्ट्रगल चला, तो वो स्ट्रगल कौन जीता, तो भाई इंग्लैंड वॉन दैट स्ट्रगल। उस स्ट्रगल फ्रेंच के खिलाफ जो था, तो जो इंग्लैंड था वो उस चीज को जीत गया। अब इंग्लैंड जीत गया, तो भाई इंग्लैंड तो अब सुपरमेसी पावर आ गई। तो हुआ क्या था कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है कि अंग्रेज 1600 में भारत में आए थे, तो 1608 में बेटा क्या हुआ था कि एक चार्टर साइन हुआ था। 1600 में ना एक चार्टर साइन हुआ था। उसमें क्या था कि उस समय की जो इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन का नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। इसने एक चार्टर साइन किया था, और उस चार्टर में क्या साइन किया था कि ये इंग्लैंड भारत के साथ ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए, यानी कि इंग्लैंड की जो रानी थी, जो क्वीन थी, उसने अपना एक क्या एम्बेसडर बोलो या राजदूत बोलो, जो भी बोलो, उसने भारत के साथ व्यापार के लिए एक चार्टर तैयार किया, एक प्लान बनाया। और फिर 1608 में बेटा, 1608 में अपना एक मैसेंजर जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। 1608 में कैप्टन हॉकिंस क्या होता है, केम टू इंडिया। और ये इंडिया में क्यों आया था, देखो सारी कहानी समझने की कोशिश करना। ये इंडिया में क्यों आया था, फॉर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और उस समय जब ये इंडिया में आया था, तो उस समय वहां का जहां पे ये पहुंचा, वहां का शासक कौन था, तो बेटा लिख लेना कि इंडिया में आया था और किससे मिला था, मेट जहांगीर आलम, है ना। इसने जहांगीर से मुलाकात की, किंग जहांगीर से मुलाकात की। तो इस जहांगीर ने क्या किया कि भाई इसको मना कर दिया। जहांगीर ने इसकी जो रिक्वेस्ट थी, इसको मना कर दिया कि भाई हम तेरे साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते।
हम तेरे साथ कोई ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि देखो बेटा जब भी दो कंट्री आपस में कोई ट्रेडिंग करती, यस ट्रेडिंग का मतलब समझौता। अरे ट्रेडिंग, अरे यार ट्रेडिंग का मतलब होता है बेटा व्यापार। ओके सर। क्योंकि देखो अंग्रेज जो आए थे बेटा भारत में वो व्यापारी बन के आए थे ना, तो ये वो मतलब था कि अब ये जो हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस आया था भारत में 1608 में, उस समय देखो जहांगीर आलम, अब तो एक चीज और लिख लेना कि जहांगीर उस समय नया नया शासक बना था, तो जहांगीर का जो शासन था ना बेटा वो 1605 से लेके 1627 तक ये राजा रहा। तो जैसे ये राजा बना तो 3 साल बाद ये कैप्टन हॉकिंस आया था इंडिया में, जहांगीर से मिला और इसने बताया कि भाई हमारे चार्टर यानी हमारा प्लान ये है कि आप ये टैक्स फ्री कर दो, वो टैक्स फ्री कर दो, तो हम यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं। तो जहांगीर ने कहा भाई गुड बाय, ये नहीं चाहिए, जहांगीर ने इसको साफ साफ मना कर दिया। तो इसकी जो मीटिंग थी, कैप्टन हॉकिंस की जो मीटिंग थी जहांगीर आलम के साथ, वो हो गई फेल। यहां तक स्टोरी क्लियर है बेटा? यस सर। ओके सर ओके हाँ बेटा। तो अब देखो 1608 में जो इनकी जो मीटिंग थी वो फेल हो गई, कैप्टन हॉकिंस की मीटिंग। तो फिर होता क्या कि 1613 में फिर इंग्लैंड की रानी, क्योंकि इंग्लैंड वाले तो बहुत शातिर होते हैं ना, शार्प माइंड के होते हैं, तो उसने 1613 में फिर उसने इंडिया में भेजा अपना एम्बेसडर। ठीक है, उसने अपना एम्बेसडर भेजा सर थॉमस को, सर थॉमस रॉय। उस सर थॉमस रॉय को भेजा, और हुआ क्या कि ये आया और यहाँ का जो भी उस समय ये फिर दूसरी जगह गया। जैसे कि जहांगीर से तो इसने मुलाकात जो पहले वाला था उसने कैंसिल कर दिया, तो फिर दूसरी जगह गया दूसरे राजा के पास, और उसने क्या किया, उसको अलाउ कर दिया और इसको परमिशन क्या हुआ, ग्रांट हो गया। परमिशन ग्रांट हो गया कहाँ के लिए, तो इसने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की दी, फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी इसने सूरत में, ग्रांट फैक्ट्री। इसने फैक्ट्री अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत। तो ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी और कब लगाई थी, तो 1613 में सूरत में लगाई थी। किसका एफर्ट था ये, तो सर थॉमस रॉय का था। यहां तक कहानी क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। ओके, तो यहां तक क्लियर है। तो बेटा अब मेरे पास समय है 4 मिनट का, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वीडियो को करूंगा स्टॉप, और उसके बाद 5:15 पे दोबारा मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि 40 मिनट की ही क्लास हो पाती है जूम ऐप पे, तो अब मेरे पास 4 मिनट है, तो अब मिलते हैं 5:15 पे, 5:15 पे मिलते हैं। इस लेसन में इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको सीखने को मिलेंगी। ओके 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 सर। सर न्यू लिंक ओके सर। न्यू लिंक